हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेट नंबर है 24। और फ्रेंड्स, पिछले सेट में एक क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। चलिए पहले हम उस क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या कर दें, जिक्र कर दें। तो जो लोग भी चैनल पे नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो पहले हम उस क्वेश्चंस के बारे में जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन था नूनीज के बारे में कि नूनीज किसके काल में विजयनगर आया था। तो उसका जो अगर एग्जैक्ट ईयर का बात करें तो वो है 1437। ठीक है, 1435 टू 1437 के बीच में, यानी कि 1435 से लेकर 37 के बीच में आया था। और हमको जहाँ तक कल बता रहे थे तो उस समय हमको 1450 याद आ गया। तो अगर 1435 से 1437 के बीच में आया था तो आपका वहाँ पे जो ऑप्शन बी था वो सही था। अगर 1450 में आया होता तो मल्लिकार्जुन सही होता। तो जो लोग भी पीछे वाला सेट देखे होंगे उनको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चंस को लेकर के। चलिए बात करते हैं आज के सेट का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? तो अगर बात करेंगे बिहार राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह की, वो है आपका चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। वो नील की खेती के लिए तिनकठिया प्रथा से रिलेटेड था। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? मुजफ्फरपुर, रांची, हाजीपुर या मोतिहारी? तो अगर बात करें प्राचीन जो वैशाली नगर है आज के डेट में, उसको हम लोग मुजफ्फरपुर, जी हाँ, मुजफ्फरपुर जो था वो प्राचीन में वैशाली था। अगला है कि राज्य की कौन सी नदी सदावाहिनी सदावाहिनी नहीं है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी सदावाहिनी नहीं है? गंगा, गंडक, पंचाने या कोसी? सदावाहिनी वो नदी होती है जो सालों भर जल जिसमें बहता हो। तो गंगा में तो होता है, गंडक में भी होता है और कोसी में भी होता है। तो जो यहाँ पे नदी नहीं है सालों भर बहने वाली, वो हो जाएगा पचाने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बने? ऑप्शंस है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, दीप नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण और कृष्ण वल्लभ सहाय। तो इसमें से जो अगर नहीं बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री, हुए हैं आपके जयप्रकाश नारायण, जेपी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? आज हिंदी का, अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी का, द इंडियन नेशन अंग्रेजी का या आर्यावर्त हिंदी का? तो अगर बिहार में समाचार पत्रों का सबसे पहले प्रकाशन जो हुआ था वो था आपका अमृत बाजार पत्रिका, जो इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो पत्तनों बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ऑप्शंस हैं कंडाला और मुंबई, मर्मागोआ और बेंगलुरु, कोची और तूतीकोरिन और पारादीपीय और कोलकाता। तो अगर कुद्रेमुख लौह अयस्क के बारे में मालूम हुआ तो ये जो आपको पड़ता है बेंगलुरु में पड़ेगा, कर्नाटक। तो अब उस हिसाब से कौन सा पतन होना चाहिए? तो वो जो पतन होगा आपका मर्मागोआ और बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, अमेजन, सिंधु, इंडस या नील? तो सबसे लंबी नदी जो है नील है, चौड़ी तो अमेजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो भारत से छोटा है? चीन, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना? तो अगर भारत की अगर बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से, तो भारत जो आता है कितने नंबर पे आता है? जल्दी से बताइए लोग, कमेंट में आप लोग करके बताइए कितने नंबर पे भारत आता है। ऑप्शंस दे देते हैं आपके 4, 5, 6, 7।
अब यहाँ बताना है कि आपको देश में कौन सा है जो भारत से छोटा है। तो देखिए, चीन जो आता है सबसे, मतलब कि भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है और ब्राज़ील भी बड़ा है। तो ब्राज़ील तो 5th नंबर पे आता है, कनाडा तो 2nd नंबर पे आता है, फर्स्ट पे तो रसिया आता है। तो जो भारत से छोटा पूछा जा रहा है वो आपका कौन सा देश हो जाएगा? वो हो जाएगा अर्जेंटीना, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश, पैगोडाओं का देश, उत्तरी ध्रुव का देश, या ज्वालामुखियों और भूकंपों का देश। तो निप्पन का मतलब ही होता है क्या? सूर्योदयों का देश, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मानवाधिकार घोषणा को अंगीकार किया था। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और ऑप्शन फिर। 15 अगस्त 1947 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 10 दिसंबर 1948 को, या 20 दिसंबर 1948? क्या होना चाहिए? 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन बी। ये बिल्कुल गलत होगा। आपका जो करेक्ट आंसर है वो 10 दिसंबर 1948। पूछा गया मानवाधिकार घोषणा को अंगीकार करने की, न कि आपसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र कब स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति। तो वित्तीय स्थिति के दौरान जो राज्य विधानमंडल का पारित कोई भी वित्त विधेयक है वो किसके विचारार्थ आरक्षित रहता है? तो होते हैं आपके राष्ट्रपति। अगला है कि सीमांतर्गत जल का अर्थ है देश के भीतर नदियों और झीलों के रूप में पाए जाने वाले जल, वह जल जिससे दूसरे देशों को दिया जाता है, अन्य देशों से प्राप्त किया गया जल, या किसी देश के तट से लगे समुद्र का जल। तो सीमांतर्गत जल का अर्थ होता है किसी देश के तट से लगे समुद्र का जल। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के निम्नलिखित में से वे दो बुनियाद सिद्धांत कौन से हैं जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया था? ऑप्शंस हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। सेकेंड ऑप्शन है कि प्रातिनिधिक लोकतंत्र तथा कामगार श्रमिकों का अधिकार। ऑप्शन सी है लोकप्रिय प्रभुसत्ता तथा संवैधानिक सरकार। और ऑप्शन डी है महिला मताधिकार तथा लोकप्रिय प्रभुसत्ता। क्या होना चाहिए? तो अगर बात करें जॉन लॉक के बुनियादी सिद्धांतों में से, तो वो है आपका लोकप्रिय प्रभुसत्ता एवं संवैधानिक सरकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1973, 1974, 1975 या 1976? तो 22वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर यही पूछ दिया जाता कि सिक्किम को राज्य का दर्जा देने के लिए कब पारित किया गया था, तब आपका जो ऑप्शंस क्या होना चाहिए था? तब आपका ऑप्शंस क्या होना चाहिए था? तो उस समय हो जाता 74। 35वां संविधान संशोधन था। अगर हम आपको 22वां शायद बोले हैं क्या, तो 22वां नहीं है, 35 था, अमेंडमेंट था। 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? मौलिक कर्तव्य कब से कब तक है आपका? ऑप्शंस देखते हैं पहले, 4, 5, 2, 3। तो अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कितना में है? जल्दी से बताइए लोग, मौलिक कर्तव्य किस में आएगा?
वो आ जाएगा आपका 4, यानी कि 4 का ए, उसी में ना इसको ऐड किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी के विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें हो सकता है कि फंस सकते हैं। ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, फ्रांस या जापान। ऑप्शन से थोड़ा इसको आप लोग काट कर सकते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगा। चीन तो होगा नहीं, हम लोग जानते हैं यहाँ क्या है, और श्रीलंका भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो बाई इलेक्शन देखते हैं। बचा फ्रांस और जापान, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, जापान। 52 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघराज्य क्षेत्र, दल बदल तथा अनर्हताएं, आरक्षण बढ़ाना या शाही भत्ता प्रीविवर्स समाप्त करना है। तो अगर बात करें 52वां संविधान संशोधन 52 अमेंडमेंट की बात करें 1985 में, तो ये था दल बदल पर रोक लगाना। बाद में इसमें भी संशोधन बार बार हुआ है। मंत्रिमंडलीय पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत या ब्रिटेन? भारत तो है नहीं, भारत तो खुद दूसरे देशों से उठा उठा के लिखा हुआ है। तो मंत्रिमंडलीय पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी वो है ब्रिटेन से। यदि दांडी मार्च, जलियांवाला बाग की त्रासदी, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन इन्हें काला क्रम अनुसार रखा जाए तो निम्नलिखित में से किस क्रम के अनुसार रखेंगे? तो अगर बात करें दांडी मार्च आपका कब हो जाएगा? 1930, जलियांवाला बाग त्रासदी 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और स्वदेशी आंदोलन कब? तो ये आपको 1905-6 के करीब में देखने को मिलेगा। यानी कि शुरुआत जो होगा आपका किससे होगा? तो स्वदेशी आंदोलन से ही होगा। यानी कि ऑप्शन 4 से शुरुआत, यानी कि बी और सी में। उसके बाद आ जाएगा आपका दांडी मार्च, जलियांवाला बाग त्रासदी। भारत छोड़ो आंदोलन तो सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 3 लास्ट में आएगा। तो 3 किस में लास्ट में है? तो बस आपको ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने 1966 में भारत पाक संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव किया था? ऑप्शन है यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर या जापान। तो आपको बताना है वो कौन सा देश है जिसने 1966 में भारत पाक जो संघर्ष था उसमें बोला था कि क्या अपना सहयोग करके उसको शांतिपूर्ण समाधान करा दे। तो वो देश था आपका उस समय, जो रसिया आज के डेट में अलग है, उस समय यूएसएसआर था, वही इस पे कहा था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई, बेंगलोर, बनारस या हैदराबाद? तो अगर बात करें डीजल लोकोमोटिव तो आपको देखने को मिलेगा वो है बनारस में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों के आधार भूमि तथा मातृ उद्योग माना जाता है? पेट्रो रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और उर्वरक उद्योग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है इसमें 2 ऑप्शंस आपको करेक्ट हो सकते हैं, और ऐसा ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है नहीं कि एक और एक से अधिक। तो अगर बात करें आधार भूमि तथा मातृ उद्योग तो वो हो जाएगा आपका पेट्रो रासायनिक उद्योग। अगर केवल आधार भूमि रहता तो आपका क्या हो जाता? लौह तथा इस्पात उद्योग। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है? स्वर्ण, कोयला, गैस या तेल? तो अंकलेश्वर जो जाना जाता है किसके लिए? ऑयल रिफाइनरी यानी कि तेल के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सब पहले कौन सी घटना घटी? मानव का चंद्रमा पर उतरना, क्लोनिंग द्वारा डॉली का पैदा किया जाना,
मानव वंशसूत्र परियोजना का पूरा होना या एकीकृत चिप का अन्वेषण किया जाना। तो अगर इसमें से बात करें, जो सबसे पहले घटना हुई थी वो थी मानव का चंद्रमा पर उतरना। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व बाजार को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार प्रतिबंधों को सनय सनय यानी कि धीरे धीरे हटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिणाम वृद्धि करना। आपका ऑप्शन 4 है कि व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। तो अगर बात करें कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यापार प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम को वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी पुस्तकें हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा नहीं लिखी गई है? मिगुएल स्ट्रीट, बियॉन्ड बिलीफ, हाफ ए लाइफ, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो इसमें से अगर बात करें मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया ये नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल, ऑक्टरलोनी मेमोरियल, हेस्टिंग्स स्क्वायर या चौरंगी। तो कलकत्ता में शहीद मीनार का जो मूल नाम है वो है आपका ऑक्टरलोनी मेमोरियल यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है? ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति, रोम का कोलोजियम, पीसा की झुकी हुई मीनार या सेंट सोफिया में मस्जिद। तो अगर बात करेंगे इसमें से विश्व का आश्चर्य जो कहा जाता है वो है ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या मिजोरम। तो अगर बात करें कि 3 देशों के साथ लगने वाले वो राज्य जो हैं वो कौन सा हो जाएगा? तो अगर इंडिया का मैप आपको याद होगा तो देखिएगा कि सिक्किम जो है इस तरह से एक साइड देश यहाँ, एक साइड देश ऊपर में यहाँ। तो कौन कौन सा है? एक तरफ से नेपाल, भूटान और चाइना, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि G15 निम्नलिखित में से किसका समूह है? विकसित देशों का, विकासशील देशों का, कंपनियों का या तटस्थ देशों का? तो G15 जो है वो डेवलपिंग यानी कि विकासशील देशों का एक समूह है। ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहले भारतीय महिला खिलाड़ी? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, अश्विनी नचप्पा या उषा सचदेव। तो ओलंपिक पदक केवल पूछा गया है, न कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो हैं आपके कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना की थी? चौहान ने, तोमर ने, पंवारों ने या प्रतिहारों ने? तो अगर दिल्ली नगर का श्रेय जाता है तो वो है तोमर शासकों के द्वारा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या अबू रसीद? तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? सिंपल क्वेश्चन है तो अबुल फजल, ऑप्शन ए। गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन है? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी राव? तो गुरिल्ला युद्ध के जो आपके शुरुआत करने वाले माने जाते हैं वो आपके शिवाजी। कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद की अगर हम बात करें तो वो बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से
किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच, पुर्तगाल, ब्रिटिश या डच? तो अगर कृष्णदेवराय मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखे थे वो पुर्तगालियों के बीच। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? कांचीपुरम, मदुरई, तंजौर या तिरुचंदूर? तो पल्लवों की जो अगर राजधानी ही अगर आपको मालूम होगी तो वही हो जाएगा आंसर, कांचीपुरम। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारे गए थे? बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या सरदार भगत सिंह? किसके द्वारा मारे गए थे? सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह? तो पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत दूसरा जो पूछा जा रहा है वो हुआ था अकबर और हेमू, और पहला जो हुआ था वो होगा किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत फारस शैली, भारत चीन शैली या भारत ग्रीक यूनान शैली? तो कुषाण काल में जो मूर्ति कला गंधार शैली देखने को मिलता है वो मिश्रण है भारत और ग्रीक यानी कि यूनान शैली का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद या शाह बुखारी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हीं का कहना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। अगला क्वेश्चन है किस ईस्वी में सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? 1907, 1922, 1931 और 1940? तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1940। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने, फिर से यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे आपको क्या हो गया है, ऑप्शंस नहीं है। चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं कि डायरेक्ट आंसर बता दें। पहले ऑप्शन ही सुनिए क्योंकि ऑप्शन ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर बात करें, पूछा जा रहा है आपसे कि किस सिख गुरु ने मतलब कि जफरनामा लिखा था। ऑप्शंस अगर ले लीजिए, एक तो गुरु क्या हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेज बहादुर? चलिए, इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को एक तरह से कैसे होता है कि कोई क्वेश्चन गलत मिल जाता है तो आप लोगों के लिए छूट होता है, तो चलिए ये भी छूट है। तो जफरनामा जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो था आपके गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, गुरुनामा लिखा गया था। जी यस, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है? वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? तो रेडियो तरंगे संचरण के लिए जो प्रयुक्त होता है वो होता है आपका आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है कि प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण? ऑप्शन है बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है, बैंड की चौड़ाई को घटाता है, शोर को घटाता है, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है, बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को बढ़ाता है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको याद होना चाहिए कि क्या था इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ से क्वेश्चन है कि राजेश अपने धन का 80% घर के खर्च में तथा 10% पढ़ाई पर खर्च कर देता। अब अगर उसके पास 2500 रुपये शेष बचा तो वह पढ़ाई पर कितना खर्च करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 80% और 10%, 90% तो खर्च है। अब उसके पास क्या 2500 बचता है, यानी कि 90% तो खर्च कर दे, बचा कितना उसके पास? 10%। उससे पूछा था कि शेष बचा तो वो पढ़ाई पर कितना खर्च करता है? 10% ही पढ़ाई पर खर्च करता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका। क्योंकि देखिए,
10% पढ़ाई पर वो खर्च करता है, यानी कि 90% तक तो खर्च कर दिया, बचा कितना 10%, और 10% का वैल्यू ही आपको निकालना है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले 100% निकालिएगा, या बहुत लोग एक्स मान के निकालते हैं, एक्स का 80%, फिर 10% इक्वल टू 2500 लिखेंगे। जिस तरह से आपको आता है, सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ का कि एक वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है, फिर उसके नए क्षेत्रफल को पुराने क्षेत्रफल के अनुपात में क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजोल ने 605 पृष्ठों वाली किसी पुस्तक को पढ़ना है, उसे पुस्तक में 125 पृष्ठ पहले ही पढ़ रखी है। यदि वो 24 पृष्ठ प्रतिदिन की दर से पढ़ती है तो उस पुस्तक को समाप्त करने में उसे और कितने दिन लगेंगे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और ऐसा भी नहीं है कि टफ क्वेश्चन। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ये लॉग से क्वेश्चन है। लॉग दिया है 1000 × 100 का मान आपको बताना है। तो अगर लॉग वाले क्वेश्चंस आपको पीछे के भी सेट में आपको हमने डाले थे, अगर लॉग से क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो तो लॉग्स पे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग थोड़ा एक अलग से टॉपिक होता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट में है 999 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन है कि क्या संभावनाएं हैं कि एक लीप वर्ष को चुना जाए जिसमें 53 रविवार होंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सारे क्वेश्चंस को हम इसीलिए धीरे धीरे पास कर रहे हैं। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इसका वैल्यू आपको बताना है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है, सीरीज पे सेट हो जाता है, सारे डिजिट कट जाते हैं। जो लोग जानते होंगे उतना में तो आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन है आपके। फिर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है को काट करके आयत के रूप में इस प्रकार मोड़ा जाता है कि उनकी भुजाओं के बीच का रेशियो जो है 5:3 के अनुपात में हो जाए। तो आयत की छोटी भुजा का मान बताना है, और ऑप्शन हैं आपके 22, 33, 44 या 42। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक मेज पर अंकित मूल्य 3000 रुपये है और 20% और 40% क्रमिक बट्टा यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट पर मिलता है, लेकिन नगद भुगतान किया जाए तो उस पर 10% बट्टा और मिलेगा। यदि वह नगद भुगतान पर खरीदेगा तो मेज का नगद मूल्य आपको बताना है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे हैं। फिर आपको क्वेश्चन है कि 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर की एक टंकी है, 6 समान पाइपों द्वारा 20 घंटे में खाली हो सकती है। तो एक पाइप प्रति घंटे निकले पानी की आयतन बताना कि एक पाइप कितना लीटर निकाल रहा है प्रति घंटा। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक अलग होगा 3 विकल्पों से, उसको देखना है। जी हाँ, ये आपको सेट का पूरा यहाँ तक सॉल्व करना है कि इसमें से कौन सा होगा। इसमें भी मैथ्स का 2-4 क्वेश्चंस और रीजनिंग के भी अब 2-4 क्वेश्चंस जो आपको हैं, थोड़ा सा इसमें भी कमी है, लेकिन आई थिंक एक सेट था आपका जिसमें डिमांड था कि सारे क्वेश्चंस होना चाहिए, उस पर फुलफिल करेगा, क्योंकि मैथ्स भी है और रीजनिंग तो नहीं है। रीजनिंग में वही 2-4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो अगले सेट में आपको ज़रूर पूरा सेट कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जितना टाइम मिलता है उसी में सारे काम करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।